हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपकमिंग बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाली है मार्च 2023 में, उसके लिए सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट हमने लोड कर दिया है और उसको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी मिल जाएगा। तो हम आप लोग को बोलेंगे कि तीनों देख लीजिएगा, तो शुरू से देखा तो बेहतर रूप में समझ में आएगा। और हमने फुल डिस्कशन के साथ सेट पूरा हमने सोल्व किया है। फुल डिस्कशन देखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि मतलब जो पीटी के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी हो जाएगी। और जिस तरह से आपने देखा कि 68वीं बीपीएससी पीटी का ट्रेंड किस तरह से 20-25 क्वेश्चन टफ डाल दिया, उसी तरह से दरोगा में भी ट्रेंड बदलेगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है और बहुत कंपटीशन हो गया, हर एक जगह लोग पढ़ रहे हैं। तो उसको टक्कर देने के लिए आपको अभी से मिशन मोड की तैयारी में लगना होगा। और फुल डिस्कशन देखिए, बेहतर ही आपको समझ में आएगा। और दोस्तों किन्हीं को पीडीएफ चाहिए अगर इससे संबंध ये सेट का, जितना भी हम सेट जो टेस्ट चला रहे हैं, जो सेट हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, हमको व्हाट्सएप पर कर देंगे पीडीएफ। और पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाने का। और जो भी है जैसे भी पढ़िए, गरीब अमीर सभी बच्चा पढ़िए। और अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग आप लोग शेयर करते हैं और लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। तो पहले बात करते हैं कि ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ। तो ये आपका 26 से 27 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर में हुआ। और इसका थीम था नागरिकों के उद्योग और सरकार के बीच को करीब लाना, नागरिकों उद्योग एवं सरकार को करीब लाना। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ। तो ये आपका 8वां संस्करण का आयोजन हुआ। 8वां संस्करण मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का 8वां संस्करण आयोजन हुआ। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। 31वां GD पुरस्कार है जो 2022 में दिया गया, ठीक है, 2022 में दिया गया, नारायण प्रधान को प्रदान किया गया 31वां GD बिरला पुरस्कार। अगर यही पूछ देगा आपको कि 30वां नंबर के GD बिरला पुरस्कार 2021 में दिया गया, वो किसको दिया गया, तो आपको साइरस पूर्नावाला को दिया गया। 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 साइरस पूर्नावाला, और 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022 आपको नारायण प्रधान को प्रदान किया गया। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं होता है। यहाँ कहता है कि संपन्न नहीं होता है, तो नहीं होता है, सब वर्ड याद रखिएगा, नहीं तो झटका में मारता है आदमी कि युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच कौन हुआ है। तो नहीं हुआ है। तो वरुण का आप लोग नाम सुने होंगे, 20वां वरुण अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण युद्धाभ्यास। और आपका जो टाइगर है, ट्रंक अभ्यास है, 13वां ब्रज प्रहार है, 18वां युद्धाभ्यास है, सब अमेरिका के साथ होता है। सिर्फ वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। आगे है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आपको रविंद्र जडेजा हो जाएंगे किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर। आगे कि हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये आपका इटली की हो जाएंगी। एक मिनट, ये आपका इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। हाल ही में किस राज्य के रटौल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पहले आपको हम बताते चले कि जीआई जो टैग देने की परंपरा है 1999 एक्ट के तहत, 1999 जीआई एक्ट के तहत दिया जाता है। और प्रथम बार 2004 में दार्जिलिंग का जो चाय था, दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रथम बार 2004 में दार्जिलिंग के चाय के जीआई टैग प्रदान किया गया 1999 के एक्ट के तहत। तो इसमें क्वेश्चन कहता है आपका कि रटौल आम है जो किस राज्य का है। तो आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है ITU में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ITU देश में आपका ईरान नहीं है, ITU में। इसमें इंडिया, USA और इजराइल है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है। तो नॉर्वे का है। भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान 150वां है। हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में आपका प्राप्त हुआ है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान अमेरिका का है, USA का है।
प्रथम स्थान अमेरिका का है, और भारत की बात करें तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है? तो फाल्कन हेवी स्पेस सेक्स ने लॉन्च किया है। फाल्कन हेवी को स्पेस सेक्स ने लॉन्च किया है। नासा की बात कर ले तो नासा की स्थापना इसरो जो हमारा इंडिया का है, इसरो की स्थापना 1969 में किया गया। इसरो 1969। समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो समानता दिवस 14 अप्रैल को बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर मनाया जाता है, और ये तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा किया कि प्रत्येक साल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाया जाएगा। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। आगे है कि हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये सुरंजन दास लिखे हैं, और गीतांजलि श्री है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया। इसे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। इनका एक अथी है, जो इनका अथी बुक है उसको रेत की समाधि नाम है। रेत की समाधि के लिए इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे कहता है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला तेलंगाना हो जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बन गया? तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर। आगे कहता है कि निम्नलिखित विकल्प से कौन सा घर्षण बल के बारे में कथन गलत है? तो लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और क्षैतिज घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, सही है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उसके संपर्क से निर्भर करता है, यही गलत है, संपर्क से निर्भर नहीं करता है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु के बीच घर्षण सबसे कम होता है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे कहता है कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किया था? तो वॉन क्यूरिक ने किया था। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आगे कहता है कि ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान भी बढ़ता है, और घटेगा तो घटता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। और अगर कण यहाँ पूछता कि कण सिद्धांत किसने दिया, तो कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया। निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलने पर सफ़ेद रंग बनता है? तो सफ़ेद रंग बनने के लिए दो कोई भी सेकेंडरी कलर मिल जाएंगे तो सफ़ेद बन जाएगा। प्राथमिक कलर से नहीं बनता है, सेकेंडरी कलर से बनता है। देख लीजिए दो किस में मिला है सेकेंडरी कलर, तो आपको लाल और नीला नहीं होगा, लाल हरा नीला आपका हो जाएगा नीला और पीला मिलने से सफ़ेद कलर बनेगा। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहला ही गलत हो जाएगा। किरणें धन आवेशित होती है, नहीं, यह किरणें ऋण आवेशित होती है, -40 पे होता है। आगे है निम्नलिखित कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? तो किलोग्राम वर्ग मीटर मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है, किलो वर्ग मीटर। नेक्स्ट कहता है कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता आपको गेगरी मूलर काउंटर से मापी जाती है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुलर ने किए थे। हेनरी बैकुलर ने किए थे रेडियोधर्मिता की खोज। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ईंधन बदलता है। अगर विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा विद्युत मोटर। इस सितार की बात करें तो जो ध्वनि ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा को आपको इसमें आपको हो जाएगा सितार में जो यांत्रिक ऊर्जा होता है
यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको ध्वनि में बदलेगा, और माइक्रोफोन या ध्वनि को विद्युत में बदलेगा। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है तो पृथ्वी का वायुमंडल आपको संवहन विधि से गर्म होता है। चालन ठोस जितना ही पदार्थ है चालन विधि से गर्म होता है। संवहन पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से, क्योंकि संवहन से द्रव और गैस होते हैं वो गर्म होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाए आर हेनियंस के। आर हेनियंस ने बताया कि वह पदार्थ अम्ल वह पदार्थ है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। बादल तथा कोहरा उदाहरण है गैस में द्रव का। बादल तथा कोहरा उदाहरण है गैस में द्रव का। चलिए अगला है श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो श्वसन आपका मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। आगे बात करें इसका तो द्रुत दहन की बात करें तो द्रुत दहन में आपको माचिस की तीली का जलना, पटाखों का फूटना इत्यादि द्रुत दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन की बात करें तो स्वतः दहन में आपको हो जाएगा फास्फोरस का जलना स्वतः दहन है। पटाखों का फूटना, बम का फूटना इत्यादि विस्फोटक दहन का उदाहरण है सम्मिलित रूप से अगर बात करें तो। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बात करें एक यहाँ पे आपको तीन हम क्वेश्चन बता देते हैं। एक पूछेगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। वायुमंडल में पूछेगा एक वायुमंडल में पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। अब भू प्रॉपर्टी में तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। तीन याद रखिए। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। आगे है कि सिरुसाइट अयस्क किसका है? तो सिरुसाइट अयस्क सीसा का अयस्क है। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृंतकनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मानव लार में स्टार्च को पचाने के लिए स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्न से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो आपके हो जाएगा आपका टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है तो यहाँ पे आपका एसिटिलीन हो जाएगा कि एरोमेटिक एसिटिलीन नहीं है। एसिटिलीन आपको एलिफैटिक समूह का हो जाता है। एसिटिलीन आपको एलिफैटिक ग्रुप का हो जाता है। ये एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक में बेंजीन, फेनॉन, एनिलीन। और एसिटिलीन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एलिफैटिक ग्रुप के। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो आप यहाँ देखिए गलत कौन है आपको। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। इसमें परमाणु का नया बंध बनाता है, यही आपका गलत है। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग से करते हैं, ये ठीक है आपका। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें परमाणु का कोई नया बंध नहीं बनता है। परमाणु का कोई नया बंध नहीं बनता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तरंग यांत्रिक सिद्धांत के खोजकर्ता कौन थे? तरंग यांत्रिक सिद्धांत के खोजकर्ता आपका हो जाएंगे डी ब्रोगली थे, जो आपका तरंग यांत्रिक सिद्धांत के खोजकर्ता थे। आगे बात करें तो हुन्स के बारे में, तो यह अधिकतम बहुलता का सिद्धांत का खोज किए थे। और पाउली अपवर्जन का सिद्धांत का, पाउली का याद रखिएगा, ये पाउली है जो अपवर्जन के सिद्धांत का खोज किया था। हुन्स ने अधिकतम बहुलता का सिद्धांत का खोज किया था। बोर सिद्धांत का खोज किया था नील्स बोर ने, बोर सिद्धांत का। ये अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन का शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम कोशिका विभाजन द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? तो व्हाइटमैन ने दिया था सर्वप्रथम बार। और बात कर लें इसको कि कोशिका द्रव विभाजन का सर्वप्रथम किसने दिया, तो व्हाइटमैन ने दिया। ठीक है। और इसमें क्या पूछ सकता है आपको? विशेष तो कुछ नहीं से पूछ सकता है। फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने 1882 से प्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द दिया। तो यहाँ पे आप माइटोसिस शब्द याद सकते हैं। फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द सर्वप्रथम दिया। माइटोसिस, तो माइटोसिस पूछेगा तो फ्लेमिंग बताइएगा। शैवाल युक्त साइकस की जड़
को क्या कहते हैं? शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? तो कोरेलाइट जड़ कहते हैं साइकस युक्त शैवाल युक्त साइकस की जड़ को। और फिर एक पूछता है कि कवक युक्त को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजा, कवक युक्त को माइकोराइजा कहते हैं। शरीफा का खाने योग्य भाग, शरीफा का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। शरीफा का खाने योग्य भाग फल भित्ति होता है, जिसमें काजू भी होता है, उसको भी खाने योग्य। शरीफा सिर्फ हो जाएगा फल भित्ति, काजू को बीजपत्र खाते हैं, बीजपत्र होता है। नाशपाती जो होता है पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया आपको कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे कहता है कि बीज रहित फल के उत्पादन कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीन हार्मोन सहायता करता है। बिल्ली किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो बिल्ली द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता है। आगे कहता है कि ओविलिया किस संघ के जीव हैं? ओविलिया किस संघ के जीव हैं? तो ये आपको हो जाएंगे निडेरिया समूह के जीव हैं। और बात करें एनिलिडा, तो एनिलिडा में हो जाएगा केंचुआ, जोंक इत्यादि एनिलिडा ग्रुप के हैं। केंचुआ जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, केंचुआ और जोंक एनिलिडा समूह के हैं। ऑर्थोपोडा में बहुत, जो ऑर्थोपोडा है वो आपका सबसे बड़ा जीव समूह है ऑर्थोपोडा। वो आयन जो रुधिर में प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर आपको उपस्थित नहीं होता है। आगे कहता है कि डियाडेनम का भाग किसका भाग है? तो छोटी आंत का डियाडेनम भाग है। पित्ताशय की बात करते हैं, यहाँ पित्त आकर के जो जमा होता है वो पित्त आपको यकृत से निकलता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होगा और जमा पित्ताशय में होगा। मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस आपको संक्रमण रोग हो जाएगा, एक संक्रमण रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किसके साथ संबंधित है? या क्रिकेट से संबंधित है। ब्रोकन विंग्स नाम पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं, और यही स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल ह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए था, प्लस मूल ह्रास निम्न राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, तो मूल ह्रास हो जाएगा आंसर। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकरण है? तो यह एक अर्धन्यायिक है, बैंकिंग लोकपाल एक अर्धन्यायिक है। बैंकिंग लोकपाल की बात करें तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1995 को हुई थी। यह मुख्य रूप से ग्राहकों को निःशुल्क सेवाएं दी जाएगी इसके तहत, बैंकिंग लोकपाल के तहत इसकी स्थापना। बैंकिंग आपको पूछेगा कि बैंकिंग लोकपाल की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1995 को। आज की कहता है कि राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले मनमोहन सिंह ने किए थे राजकोषीय घाटा का प्रयोग। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये आपको 1982 से 84 में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन है फंसाएगा बिहार दरोगा में कि कौन सा प्रधानमंत्री पूर्व में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर थे 1982-84 के टाइम। कहता है कि 7 सिलबर्तों का उल्लेख है, तो 7 सिलबर्तों का उल्लेख जैन धर्म में आपको मिलता है। 7 सिल जैन धर्म में मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक अंतिम संस्थापक या 24वें कह लीजिए आपका महावीर थे। वास्तविक संस्थापक महावीर थे, या 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को दिया था। पहले से 4 था, एक 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को दिया था। ब्रह्मचर्य, तो पूछेगा कि महावीर द्वारा कौन सा व्रत दिया गया? तो ब्रह्मचर्य दिया गया था। आगे बात करें इसकी बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है बुद्ध धम्म संघ, यह आपका त्रिरत्न हो गया। त्रिरत्न पूछेगा कि त्रिरत्न में कौन शामिल है? तो बुद्ध धम्म संघ देगा, एक कुछ और दे देगा। तो याद रखिएगा त्रिरत्न और त्रिपिटक एक होता है। कहे कि निम्नलिखित कौन सा त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक होता है।
धर्म पिटक होता है। तो इसको बारे में बात करें शुद्ध पिटक की, तो सिद्धांत होता है बौद्ध धर्म का, जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, सिद्धांत की चर्चा है। और विनय पिटक में आपको नियम कानून जो होता है, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं उसके लिए। अभिधर्म पिटक में सैद्धांत जो दार्शनिक विचार है उसकी चर्चा अभिधर्म पिटक में है। आगे कहता है कि कौटिल्य का शास्त्र अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन सा न्यायालय अस्तित्व में था? तो कौन सा न्यायालय अस्तित्व में था? मुख्य रूप से 2 न्यायालय अस्तित्व में था, पहला धर्मस्थलीय और दूसरा कंटक शोधक। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पृथ्वी वीर प्रथम की उपाधि समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.S. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछता है आपको कि बीना बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है, तो बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त उनके सिक्के पर दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। आगे है एक क्वेश्चन और होता है कि एक्का ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एक्का ब्राह्मण गौतमीपुत्र सत्कर्णी के लिए प्रयुक्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि गंग वंश का राजधानी कौन है? तो गंग वंश की राजधानी तलकाट थी। देवगिरी किसकी राजधानी थी? तो यादव वंश की देवगिरी थी। द्वार समुद्र की हेलीबीट थी। कद्दम वंश की राजधानी बनवासी हेलीबीट, द्वार समुद्र, देवगिरी, यादव वंश, तलकाट गंग वंश की राजधानी थी। आगे क्वेश्चन है संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। काव्य शैली में संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। चोल काल के बेलालत कौन थे? चोल काल के बेलालत होते थे बड़े भूमि स्वामी कहलाते थे, बड़े जमींदार कहलाते थे चोल काल में। ही नटराज की काष्ठ मूर्ति जो चितम बनाया गया है तमिलनाडु में, वो एक बहुत अच्छा मंदिर है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कहता है कि संतलनकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, सही है। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस एक कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता है। एक आपका गलत है। तो ये भी जो इल्तुतमिश का ही हस एक कल्ब सेना था, इल्तुतमिश का ही था। संतलनकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश ने किया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो एक कार्य दिया गया था मोती शिव अधिकारी को। इसको लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था। मीर बख्शी सेना का पुलिस विभाग में होता था। मीर बख्शी वजीर एक राजस्व विभाग का प्रधान होता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक और पूछता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और इसी का पत्नी रबिया दुरानी थी। द्वितीय ताजमहल के नाम से औरंगाबाद में कब्र बना हुआ है। मंदसौर की संधि किसके बीच हुई? मंदसौर की संधि 1818 में होलकर एवं अंग्रेजों के बीच हुआ मंदसौर की संधि। तूफानी हिंदू उपनाम से किसे जाना जाता है? तूफानी हिंदू उपनाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। इन्होंने 1893 में हुए शिकागो हिंदू बौद्ध सम्मेलन में भाग लिए थे और वहाँ पे बहुत हिंदू धर्म को इन्होंने ऊंचाई पर पहुँचा दिया था। आर्य समाज के संबंध सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना सरस्वती द्वारा किया गया। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने लीग का अध्यक्ष किसी नियुक्त किया? तो ये लीग का अध्यक्ष किसी को नियुक्त नहीं किए थे, खुद ही अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1916 में उन्होंने पुणे में होम रूल की स्थापना की। तो यहाँ पे अध्यक्ष कोई नहीं था, खुद अध्यक्ष थी। सचिव अरुणडेल को बनाई थी। सचिव अरुणडेल को बनाई थी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सचिव एनी बेसेंट जब 1916 मद्रास में होम रूल की स्थापना की उस टाइम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल थे। अध्यक्ष खुद स्वयं थे एनी बेसेंट। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। हुल विद्रोह कहिए या तो फिर संथाल विद्रोह। हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह यह मुख्य रूप से झारखंड में हुआ था 1855-56 में। सिद्धू कांधू भैरव और चांद इसका नेतृत्व करता थे। तो हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह एक ही है जो झारखंड में हुई है। बोर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बोर का युद्ध आपको मुख्य रूप से 1899 से 1902 में हुआ था। बोर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? हावड़ा शिवपुर
हावड़ा शिवपुर संयंत्र 1910 ईस्वी में हुई थी। आगे है कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब मिली थी। तो पृथक पाकिस्तान की मांग की पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में जो क्रिप्स मिशन था इसी में देखा गया था। इसमें कहा था कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक रूप से 1942 के क्रिप्स मिशन में मिला। इसी प्रस्ताव में व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे आज़ादी मिलेगी। यहीं पे आंशिक नजर आ गया था कि अगर यह आदेश ही दे दिया था कि कोई अगर गणराज्य अलग होता है भारतीय साम्राज्य से तो अलग हो सकता है, इसलिए इसको में आंशिक देखना था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के निर्माण हुआ और पहला संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और 11 दिसंबर को जो हुआ दूसरा बैठक, इसमें 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद जो आपको 13 दिसंबर को जो हुआ था तीसरा बैठक 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये आपको 17 में से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित किया गया था, ये पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा जो आज हम लोग उद्देश्य प्रस्तावना के नाम से पढ़ते हैं। आगे है सिपकिला दर्रा जो होती है, तो सिपकिला दर्रा स्थित कहाँ पर है देख लीजिए। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आपको स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। शिमला और तिब्बत को सिपकिला दर्रा। एक नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। बहुत सारे दर्रे हैं। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। एक होता है डेवान घाटी, जो आपका 2213 में से पूछा है, तो डेवान घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। एक होता है पुग्गा घाटी, पुग्गा घाटी आपको लद्दाख में है, जो 2213 में से पूछा हुआ है। पीटी हो सकता है टपक जाए क्वेश्चन, तो ये सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली है काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। यही लद्दाख और जौस्कर श्रेणी के बीच से आपको सिंधु नदी प्रवेश करती है। लद्दाख और जौस्कर श्रेणी के बीच से। आगे है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो आपको चमेरा परियोजना रावी नदी पे है, ठीक है। फरक्का परियोजना गलत है, ये फरक्का परियोजना गलत है। फरक्का परियोजना फरक्का नदी पे है, हुगली नदी पे नहीं है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तुलहु परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, तुलहु परियोजना। आगे है जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात आपको झारखंड राज्य में है। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य में है। या इसी को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। इसी को जोन्हा को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। गर्मी के दिनों में दक्षिण की ओर बढ़ती है और शरतकालीन ये उत्तर की ओर बढ़ती है। गर्मी के दिनों में जो सर्दी का समय था शीत ऋतु में यह दक्षिण की ओर बढ़ती है। शीत ऋतु में यह दक्षिण की ओर बढ़ती है और गर्मी के दिनों में उत्तर की ओर बढ़ती है। तो शीत ऋतु में ITCZ क्वेश्चन आपको कंप्लीट बनाएगा, ज्योग्राफी में तो पूछेगा। तो शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकती है और गर्मी के दिन में उत्तर की ओर जाती है, खसकती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कथा तैयार किया जाता है। कथा खैर की लकड़ी से बनता है जी, तो गलत लग रहा है। इसमें देना चाहिए था तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कथा तैयार किया जाता है। नहीं, तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कथा नहीं होता, खैर की लकड़ी से कथा प्राप्त होता है। तो ये खत्म है, इसे तेंदु से बीड़ी बनाया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए खैर के वृक्ष का पत्ता, ये गलत है। यानी कि इनमें से कौन सा कथा सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं सत्य है। मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल का किस्म है। तो ये आपका रेशम का हो जाएगा। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है भारत में। कर्नाटक राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। कपास की बात करें तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास मालवेसी, ये पूछेगा आपको कि कपास किस कुल से संबंधित है। कपास गुल्लड़ भिंडी मालवेसी कुल से संबंधित है। पटसन जूट जिसको कहते हैं, सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में इसका उत्पादन होता है। चाय की बात करें तो चाय अगर पार्टिकुलरली पूछे कि कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो चाय सबसे ज़्यादा आपको दार्जिलिंग में होता है। और चाय का राज्य पूछे तो असम में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होगा चाय का। कपास की बात करें सर्वाधिक उत्पादन, तो कपास गुजरात में इसका उत्पादन होता है।
चलिए आगे है, आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आर्किड एक फूल होता है जो फूलता है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में। तो मुख्य रूप से इसको असम में आप देख सकते, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं। आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं फूलता है ये फूल, हिमाचल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये फूल है जो फूलता है साल में एक बार, इसलिए आर्किड स्टेट इसको कहते हैं। आर्किड स्टेट में अरुणाचल, असम और भी कुछ हो जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य आते हैं इसके अंतर्गत। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? अभी 68वीं मेंस में क्वेश्चन पूछा कि कोयला खनन क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा कौन है? तो वहाँ भी यही दामोदर नदी घाटी आंसर था। दामोदर नदी देता है। दामोदर देख मात्र जो नदी है जो पूरब की ओर भ्रंश घाटी से बहती है, ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। सोन नदी पटना के निकट आके गंगा में मिल जाती है। गोदावरी दक्षिण की सबसे बूढ़ी गंडक किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। महानदी आप उड़ीसा में बहती है। इस पे आपको है एक, इस पे जलप्रपात है हीराकुंड, महानदी पे हीराकुंड, सॉरी हीराकुंड कृष्णा पे है, हीराकुंड महानदी पे है। आगे कहता है कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में किया गया। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में किया गया। सॉरी 1952 में प्रथम बार भारत है जो परिवार नियोजन नीति अपनाई। तो परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम विश्व का देश भारत 1952 में अपनाया। ठीक है। आगे कहता है कि कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका कंवल हो जाएगा आपका तेलंगाना में है। कंवल तेलंगाना राज्य में है कंवल बाघ अभयारण्य। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये आपका नायर जनजाति में पाया जाता है। नायर जनजाति परिदर्शक पति की अवधारणा नायर जाति में पाया जाता है। नागा जनजाति नागालैंड में, थारू उत्तराखंड में है, सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सोमपेंस निकोबार में है, निकोबार हो जाएगा। पनिहारी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पनिहारी आपको मुख्य रूप से राजस्थान में होता है और सटे हुए हिस्सा गुजरात जो क्षेत्र है। तो ये दोनों हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन दिखे तो राजस्थान मारिएगा, सही होगा। पनिहारी किस राज्य नृत्य है? तो राजस्थान की लोक नृत्य है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो आपको भीतरकनिका जो है उड़ीसा वाला, भीतरकनिका उड़ीसा में है। उड़ीसा भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा है जो कछुआ प्रजनन स्थल है। ओरांग अरुणाचल प्रदेश में, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। पेंच आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। ये आपका 2213 में से पूछा था कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो 1952 में किया गया। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष मेघनाथ शाह हुए थे। इसका पंचांग सुधार समिति के जो समिति जो बना था उसका अध्यक्ष मेघनाथ शाह थे। मेघनाथ शाह थे इसका अध्यक्ष पंचांग सुधार समिति का। 1952 में हुआ था। लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी जिसको बोलते हैं, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग भारत शासन 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, एक्ट 1935, भारत शासन 1935। इसी 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन और स्वायत्त शासन राज्य में कर दिया गया था। कनाडा से बात करें तो कनाडा से आपको लिया गया है। कनाडा से आपको अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से बात करें तो मूल अधिकार लिया गया है। जर्मनी से बात करें, यहाँ देखिए क्वेश्चन एक फंसाता है कि जर्मनी के बीमर संविधान से क्या लिया गया है? तो भाई जर्मनी के बीमर संविधान से आपको मुख्य रूप से जो आपातकाल के दौरान जर्मनी के बीमर संविधान की अगर बात करें तो इसमें एक समझने वाला है, इसको समझिए नहीं तो गलती हो जाएगा एग्जाम हॉल में। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है आपका जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो 20
और 21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जाता है। तो 20, 21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जाता है। तो ये निलंबन का जो है जो जर्मनी से संविधान से लिया गया है। मूल आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का निलंबन होता है उसको लिया गया है जर्मनी के जर्मनी के बीमर संविधान से। अगर सीधे पूछे कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है तो 1935 से लिया गया है। आपात उपबंध 1935 से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। तो समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप बेहतर रूप से इसको आप गलती मत कीजिएगा। आपात उपबंध पूछे तो 1935 एक्ट से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। अगर आपात के दौरान मूल अधिकार 20 21 को सभी निलंबित होता है उसकी बात करें तो आपको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित से 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको लाया गया था। 52वां संविधान 1985 द्वारा लाया गया था। अनुसूची अंतर्गत किसी दल को 2/3 सांसद शामिल होता है तो दल बदल विघट नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की संस्था समाप्त नहीं होगी। तो 51वां संविधान संशोधन में कहा गया है, इस बात की चर्चा की गई है 51वां संविधान संशोधन में। 86वां की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को 1 मिनट से हटा लेते हैं। 86वां की बात करें, 51वां तो हम समझ गए कि 51वां हम समझ गए कि दल बदल करेगा तो विघटन भी हो जाता है दल का, तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 52वां में दल बदल से संबंधित था 10वीं अनुसूची 1985, इसके तहत दल बदल पर प्रतिबंधित लगाया गया था। चलिए एक समझ लिए। और 86वां संविधान संशोधन कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2003 में लाया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और यह मूल अधिकार में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के ए में या अनुच्छेद 21 के क में इसको लाकर रखा गया। अब एक बचता है 61वां संविधान संशोधन। इसमें उम्र को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन में। आगे कहता है कि लोकपाल का कार्यकाल होता है, तो लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष के होता है, जो भी पहले हो जाए। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो जाए। तनख्वाह समिति का 2010 का संबंध किससे है? तो तनख्वाह समिति 2010 का संबंध चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच करने से है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 332। बाकी बच गया 330, 331 और 333। तो यहाँ पे जब 330 की बात करें, 330 की, तो इसमें SC ST के जो लोकसभा में होता है, लोकसभा होता है वहाँ पे SC ST का आरक्षण मिलता है। और 331 की बात करें तो लोकसभा में ही एंग्लो इंडिया को यहाँ आरक्षण मिलता है। और 332 में फिर आ जाएंगे तो SC ST को विधानसभा में, और 333 में आएंगे तो फिर एंग्लो इंडिया को विधानसभा में। तो समझ लेगा 330 संसद में, लोकसभा में, 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 331 में एंग्लो इंडिया का आरक्षण लोकसभा में, 332 में SC ST को विधानसभा में, और 333 में एंग्लो इंडिया की विधानसभा में। तो इस पर सब समझ गए होंगे इसको। इसमें और एक याद कराते हैं आपको, ये संसद का जिक्र कितना अनुच्छेद में है? तो संसद 79, इसमें होता है राज्यसभा, इसमें होता है राज्यसभा और लोकसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। तो संसद 79, राज्यसभा 80, 81 लोकसभा, और राष्ट्रपति आपको हो जाएंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। 53 में कहा गया कि इनकी शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख है। 54 में निर्वाचन की विधि है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो मूल संविधान में पूछ रहा है ना कि वर्तमान की बात करें तो आपको 33 + 1 यानी कि 34, टोटल 34 है। ठीक है। अगर मूल की बात करें तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम 7 + 1 1 यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, तो ये 7 एक मिलाकर 8 वो टोटल थे। मूल संविधान में था उस टाइम सर्वोच्च न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 124 में इसका जिक्र मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पूर्वलोकन का शक्ति प्राप्त है। तो आपको न्यायिक पूर्वलोकन पूछेगा तो 137 बताएगा सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है।
वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो पहले वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की बात करें, राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 243 के आई में, 243 के आई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। इसमें कहता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो ये तीनों तरह की संस्था है, सलाहकारी भी है, संवैधानिक भी है, अर्ध इस सभी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है संसद में प्रयुक्त भाषाओं का प्राधिकार करता है 120। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसकी सिफारिश किया गया था। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो सुरेश पटेल इसका अभी वर्तमान में चेयरमैन है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 35 वर्ष। फिर कहता है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। संसद चुनने की योग्यता रखता हो, हाँ कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनकी होनी चाहिए। देश का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसका आंसर पढ़ा लिखा हो, ये गलत हो जाए, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उसे कार्यकाल के अनुसार सजाएं। तो देखिए इसका कार्यकाल, ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 के बीच रहे, 1982 से 87 के बीच रहे। के.आर. नारायण की बात करें तो 97 से 1997, शायद के.आर. नारायण 1997 से 2002 के बीच रहे थे। आर. वेंकटरमन की बात करें तो ये 87 से 92 के बीच रहे, 1987 से 92 के बीच। नीलम संजय रेड्डी की बात करें तो आपको 97 से 82, 77 से 82 रहे, तो 1977 से 82। तो आप पहले देख रहे हैं कि 77 से 82, इधर हो गए 82 से 87, फिर हो गए। तो आपको इसमें हो जाएगा इस प्रकार से। अगर हम देखते हैं तो आपका हो जाएंगे, पहले आपको हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो आपको एक खत्म 2 बच गया। तो इसके बाद हो जाएंगे, इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे, तो एक हो जाएंगे 4 1 1 ही मिल रहा है, 4 1 3 2 हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकटरमन और के.आर. नारायण। ठीक है, एक आपको इसमें बताते हैं नीलम संजीव रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। 446 में से पूछा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट होगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। तो नीलम संजीव रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है। हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, पारसियों को नहीं जगह दिया गया है हिंदू जो अनुच्छेद 25 है उसमें। और यह अनुच्छेद 25 है जो सिखों को पाग पहनने का अधिकार देता है। सिखों को जो पाग, जो हेमलेट की जगह पाग पहने रहते हैं, हेमलेट नहीं पहनते हैं तो प्रशासन को नहीं टोकता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत इनको यह अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन कैसे हुआ है। तो इसमें आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश से हुआ है, अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। और बिहार से कट के आपका ये बना था, झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को ये हुई थी विभाजन। आगे इसके बाद 5 मैथ का है, आप लोग देख लीजिए। और किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो बोलिएगा, हम उनको व्हाट्सएप पर या जैसे भी हो, टेलीग्राम पर जैसे वो मांगे हम उनको दे देंगे, बिल्कुल निःशुल्क हम देंगे। और वीडियो को दोस्त अगर आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ बेनिफिट लगता होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नए लोग भाई सब्सक्राइब कीजिए, हम दरबार को पूर्णतः तैयारी कराएंगे और ओनली फॉर दरबार के लिए चैनल समर्पित है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।